ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर क्या है, किसी भी एक बॉडी की ना, अगर आप कोई आपसे पूछेगा डिफाइन करिए टेम्परेचर क्या होता है, अगर ये एक बॉडी है तो इसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या डिग्री ऑफ हॉट और कोल्ड, या हाउ कोल्ड और हाउ हॉट इट इज़, दैट इज़ हाउ यू डिफाइन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्यों जोग्राफर्स के लिए इतना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बना, क्योंकि जोग्राफर्स ने देखा कि टेम्परेचर वेरी कर रहा था। कौन कौन से फैक्टर्स थे जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे थे? सबसे पहला फैक्टर था लैटिट्यूड। हमने देखा क्योंकि अर्थ रेस जो थी वो अलग अलग जगह पे थी। ट्रॉपिक्स में तो इंसोलेशन ज़्यादा थी, तो टेम्परेचर भी ट्रॉपिक्स में क्या हुए, ज़्यादा हुए। जबकि पोलवर्ड्स बात की गई तो पोल्स में जो इंसोलेशन थी वो कम थी, तो टेम्परेचर्स भी पोल में क्या रहे, कम रहे। तो लैटिट्यूड, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री है, पोल 90 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे लैटिट्यूड्स बढ़ते जा रहे हैं, और चेंज इन लैटिट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर जोग्राफर्स ने देखा ऑल्टीट्यूड। हमने अभी पढ़ा ट्रोपोस्फेयर में ही क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे ऊपर 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक, टेम्परेचर्स क्या कर रहे थे, फॉल कर रहे थे। अर्थ की अराउंड टेम्परेचर्स ज़्यादा थे, ऊपर जा रहे थे, टेम्परेचर क्या हो जा रहे थे, कम हो जा रहे थे। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फेयर में और ऐसे ही अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से डिस्टेंस होने की वजह से टेम्परेचर का भी वेरिएशन मिल रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर हम यहाँ इंडिया एज अ कंट्री की बात करें, और ये इंडियन लैंड मास है, ये पूरा सी वर्ड एरिया है, ये भी सी वर्ड एरिया है। कॉन्टिनेंटल के, इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में यहाँ पे जो टेम्परेचर्स हैं, या फिर इधर की बात करें, ये जो टेम्परेचर्स हैं नॉर्थर्न इंडिया में, दे आर वेरी एक्सट्रीम, देयर इज अ बाइटिंग कोल्ड, वेयर एज टेम्परेचर्स इन द सी एरिया, इन द वेस्टर्न घाट एरिया और एज वेल एज ईस्टर्न घाट एरिया, देयर टेम्परेचर्स आर मॉडरेट बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सी में है वाटर और मेनलैंड में है लैंड। जब भी इंसोलेशन पड़ेगी वाटर पे, तो वाटर बहुत ही नॉर्मली रिएक्ट करेगा और स्लोली स्लोली हीट अप होगा। जबकि जब इंसोलेशन पड़ेगी लैंड पे, तो लैंड बहुत ही एब्रप्टली रिएक्ट करेगा और इमीडिएटली लैंड क्या होगा, हीट अप होगा, और टेम्परेचर्स क्या करेंगे, टेम्परेचर्स विल शूट अप। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ द टेम्परेचर्स बिटवीन द कॉन्टिनेंट as well as between the sea, there occurs the movement of the breezes. तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ब्रीज, यानी कि ठंडी हवा, जो टेम्परेचर्स रहते हैं वो मॉडरेट रहते हैं कोस्टल एरियाज में, इसीलिए सी का क्या रहता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट रहता है। जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर्स क्या होते चले जाएंगे, एक्सट्रीम होते चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एयर मास सर्कुलेशन, एयर मास हम बाद में थोड़ी देर बाद बात करेंगे कितना बड़े एक एरिया 1000 किलोमीटर तक के एरिया का होता है, और उसमें ओशन करेंट्स या फिर एयर मास की वजह से जो साइक्लोनिक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एयर मास एक बॉडी है एयर की जिसका 1000 किलोमीटर का एरिया होता है। ये बॉडी मूव करती है, इंटरैक्ट करती है दूसरे एयर मासेस से, ठीक है। एयर मासेस जहाँ पे हॉट होंगे वहाँ पे टेम्परेचर्स भी क्या होंगे, हाई होंगे। सिमिलरली ओशन करेंट्स हम देखेंगे, करेंट्स ओशन के अराउंड क्या होते हैं, वी विल स्टडी इन ओशनोग्राफी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ पे वार्म ओशन करेंट्स होंगे वहाँ वहाँ पे टेम्परेचर्स हाई होंगे, और जहाँ जहाँ पे कोल्ड ओशन करेंट्स होंगे वहाँ पे टेम्परेचर्स क्या होंगे, कम होते चले जाएंगे, कोल्ड होते चले जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ करेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल पेरूवियन करंट भी है, पेरूवियन और साउथ अमेरिकन कोस्ट, ये कोल्ड करंट है जिसकी वजह से वहाँ पे ठंडा रहता है। एंड कैलिफोर्नियन करेंट्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो ये वार्म करंट है, इसकी वजह से कई ऐसे आर्कटिक रीजन में कई ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि फ्रीज नहीं होते, और जिनमें जो टेम्परेचर का जो उनके पोर्ट्स का जो सी अराउंड है, उनके अराउंड जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है बिकॉज ऑफ द करंट। तो करंट भी रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर के मॉडरेशन इफेक्ट के लिए, और हाई टेम्परेचर के लिए भी और लो टेम्परेचर के लिए भी। और अदर एस्पेक्ट्स क्या हैं, लोकल विंड्स होती हैं कई जगहों पे, जैसे कि फोन है, चिनूक है, सिरोक्को है, जिबली है, ठीक है। ये सभी विंड्स भी अफेक्ट करती हैं। अगर हॉट विंड्स है तो टेम्परेचर हाई रहेगा, कोल्ड विंड है तो टेम्परेचर कम रहेगा। इंडिया में लू चलती है, राइट, तो टेम्परेचर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वेजिटेशन कैसी है, अगर राजस्थान वाले एरिया में देखें तो वेजिटेशन कैक्टस है, तो काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है, सनराइज बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। जबकि अगर वेस्टर्न घाट्स में देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उससे क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट रहते हैं, बहुत ही कूल और कंफर्टेबल कंडीशंस रहती हैं, राइट। सरफेस प्रॉपर्टीज, एल्बिडो, एल्बिडो क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सनरेज अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ये सरफेस है, यहाँ पे इंसोलेशन आ रही है, तो क्या है यहाँ पे, क्या यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये यहाँ पे ग्रास है, ये यहाँ पे स्नो है, तो इससे टकरा के कितने परसेंटेज ऑफ द रेज वापस जा रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो, राइट। हमने पढ़ा था नॉर्मल लैप्स रेट हर 1 किलोमीटर बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर रिडक्शन होता है
टेम्परेचर का, ट्रोपोस्फेयर के लिए ये चीज़ वैलिड है तो इसे नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। एल्बिडो क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट कर दी है सरफेस ने, उसे हम एल्बिडो बोलते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो का रहेगा, फिर ओशन आइस का, सैंड, ग्रीन ग्रास, सॉइल। ये आप याद करेंगे, इसको याद करना है आपको, ठीक है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, राइट। टेम्परेचर एनोमली क्या है, देखिए अगर हम याद करें अपने पुराने लेक्चर्स को, तो पुराने लेक्चर्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमने लैटिट्यूड्स पढ़े हैं, राइट। तो अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, दिस इज़ द अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर, तो यू नो देयर आर डिफरेंट लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंडिया की बात करें, इक्वेटर से ऊपर अगर इंडिया के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास कर रहा है, तो उसी लैटिट्यूड में अगर हम देखें, एक लैटिट्यूड में जो मीन टेम्परेचर है, अगर इस लैटिट्यूड का टेम्परेचर टी मीन है और किसी एक जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है टी मीन से, तो इस पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर एनोमली। सिमिलरली किसी एक लैटिट्यूड में ऐसा होगा, अगर इसका जो टी मीन होगा वो ज़्यादा होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर किसी एक पॉइंट का मीन टेम्परेचर ऑफ लैटिट्यूड से कम है और टेम्परेचर उस पॉइंट किसी और पॉइंट का मीन टेम्परेचर लैटिट्यूड से ज़्यादा है, इन दोनों ही कंडीशन को जहाँ पे टेम्परेचर किसी एक प्लेस का डिफरेंट होता है फ्रॉम द मीन टेम्परेचर ऑफ द लैटिट्यूड विच इट इज़ लोकेटेड, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज टेम्परेचर एनोमली। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मीन टेम्परेचर से तो उसे पॉजिटिव एनोमली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, उस जगह पे जितने भी एरियाज़ हैं उनके कंपेरिजन में वो जो जगह का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है ओवरऑल मीन से। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ओवरऑल टेम्परेचर बहुत कम है, नेगेटिव में टेम्परेचर्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, आइसोथर्म्स। देखिए जब भी हम वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हैं ना, उस पर जो टेम्परेचर की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे सेम टेम्परेचर लाइंस मैच करती हैं, अगर ये एक लाइन है इस तरीके से एक रीजन में, तो इन सब पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम। अगर 20 डिग्री लाइन है सब पे क्या रहेंगे, 20 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा। इसके ऊपर अगर 10 डिग्री लाइन है तो इन लाइन्स को जहाँ पे टेम्परेचर्स क्या हैं, एग्जैक्टली इक्वल हैं, सेम हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, आइसोथर्म्स बोल देते हैं, राइट। फिर एक मैकेनिज्म आता है जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। अब देखिए ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। हमारा नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म है, ठीक है। अगर जब वो अर्थ क्या करती है, शॉर्ट वेव्स को, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को जब अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर से वो भी एक रेडिएटिंग बॉडी बन जाती है, उसके अंदर से लॉन्ग रेडिएशंस इमेनेट होती हैं और नेक्स्ट एयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसके आगे वाली एयर ठंडी और उसके वाली एयर बहुत ठंडी। ये नॉर्मल कंडीशन है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर का रिड्यूस होना। लेकिन कई बार क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है कि अर्थ के जस्ट ऊपर वाली लेयर ठंडी, उसके आगे वाली लेयर गर्म और फिर ठंडी, टेम्परेचर जो है वेरी करने लग जाता है, इसे हम बोल देते हैं टेम्परेचर का इन्वर्जन। तो बिकॉज of this variation in the temperature from the normal condition we call it as the condition of temperature inversion। अब ये फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के होने की, देखिए फेवरेबल कंडीशन है कि जो इनकमिंग रेडिएशन है वो कम होनी चाहिए, आउटगोइंग रेडिएशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो एक विंटर नाइट होनी चाहिए। मतलब अगर डे टाइम होगा तो क्या होगा, रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी, नाइट टाइम में क्या होगा, इनकमिंग रेडिएशन क्या रहेगी, कम रहेगी, आउटगोइंग ज़्यादा रहेगी। तो लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई सो दैट रेडिएशन स्टॉप ना हो, रेडिएशन कंप्लीटली मूव करती रहे, स्टिल एयर के मूवमेंट की वजह से कहीं एडवेक्शन इफेक्ट्स ना आए, और ड्राई एयर होनी चाहिए, कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जो कि हमारे हीटिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाए, राइट। अब कितने टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं, ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, वैली इन्वर्जन होता है, और फर्दर अगर हम बात करें तो देर आर फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वर्जन्स। देखिए अब देखिए टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो जनरली बाय एंड लार्ज 3 टाइप के टेम्परेचर इन्वर्जन्स हम लोग पढ़ते हैं, ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन, फ्रंटल टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, और जो नेक्स्ट है दैट इज़ वैली इन्वर्जन। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन। देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में हमने सीखा है कि जब भी जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है
जो नॉर्मल वे होता है, यानी कि अगर ये अर्थ एक हॉट बॉडी है, राइट, अगर ये हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी के यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, और ऊपर नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे फर्दर कम, नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे टेम्परेचर गिरते चले जाएगा। तो दिस इज़ दी नॉर्मल रिडक्शन रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन जब ये नॉर्मल लैप्स रेट चेंज हो जाता है, जब ये कॉन्टीन्यूस रिडक्शन नहीं होता, उसे हम इन्वर्जन बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे बात करें किसी एक रात में जब अर्थ काफ़ी कोल्ड थी, when the earth temperature was very very low, at that time the layer of the air near the earth, जो अर्थ के बिल्कुल पास लेयर थी, उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, लो हो गया। लेकिन जब उस कोल्ड एयर के आगे की फर्दर लेयर्स को देखा तो उनका टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। तो दिस प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इट इज़ वायलेटेड, तो यहीं पे क्या हुआ, टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ। ऐसी कंडीशन एक ऐसी रात को जब अर्थ की अपना जो सरफेस है वो बहुत ठंडा हो जाता है, और उस सरफेस के जस्ट पास वाली जो एक लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, और उसके नेक्स्ट वार्म एयर होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हायर लैटिट्यूड्स पे काफ़ी कॉमन है, कि जब फॉग फॉर्मेशन होगा तो फॉग फॉर्मेशन के दौरान जो मैकेनिज्म होगा उसके पीछे वो कैसा रहेगा, वो टेम्परेचर इन्वर्जन ही रहेगा। वैली इन्वर्जन में देखिए क्या होता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वैली इन्वर्जन में क्या होता है कि जब एक अगर हम नाइट की बात करें तो यहाँ पे कोल्ड एयर होती है एक हाई ऑल्टीट्यूड में, और नीचे क्या होता है, वार्म एयर प्रेजेंट होती है, राइट। क्योंकि हमें पता है नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट में एक नॉर्मल सरफेस का टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ रेडिएट करती है, थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद टेम्परेचर्स कीप ऑन रिड्यूसिंग, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो माउंटेन के टॉप पे जो एयर है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है तो एयर डेंस हो जाती है और एयर हैवी हो जाती है, राइट। और यहाँ पे टेम्परेचर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं अर्थ सरफेस पे। तो होता क्या है, हैवी एयर स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जब ये हैवी एयर नीचे की तरफ आकर के गिरती है, अगर ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, एंड एयर मूव्स फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, तो होता क्या है, ये जो कोल्ड एयर है, डेंस एयर, ये लाइट और वार्म एयर को क्या करेगी, सबसाइड कर देगी, और वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो कोल्ड एयर नीचे, वार्म एयर ऊपर। इसका मतलब कोल्ड एयर जिसका टेम्परेचर कम था वो नीचे है, और वार्म एयर जिसका टेम्परेचर हाई है वो ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो गया, इन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब ऊपर जा रहे हैं तो वार्म एयर अभी ऊपर की साइड है, कोल्ड नीचे की साइड है, एंड दिस इज कॉल्ड वैली इन्वर्जन, राइट। और इस फिनोमिना को एयर ड्रेनेज भी बोलते हैं। एयर ने क्या किया, हायर लेवल से, ऑल्टीट्यूड से डाउन ऑल्टीट्यूड में क्या हो गई है, ड्रेन हो गई है। और इस फिनोमिना से होता ये है कि प्लांट्स को फ्रॉस्ट से बचा लिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर्स का मॉडरेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, राइट। नेक्स्ट इज फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है, देखिए फ्रंट पहले हमें समझना होगा कि फ्रंट्स क्या होते हैं। एक फ्रंट की बात करें तो एक फ्रंट ऐसा होता है, एक इंटरफेस होता है बिटवीन टू एयर मासेस। हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले लाइटली, हम उस चीज़ को आगे भी बात करेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये फ्रंट है तो ये फ्रंट के अराउंड दो एयर मासेस होंगे, एक ठंडा एयर मास होगा और एक गर्म एयर मास होगा। जब दो एयर मासेस के अलॉन्ग एक इंटरफेस होता है तो उसे हम फ्रंट बोलते हैं। ये फ्रंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे टेम्परेट टाइप ऑफ साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए फ्रंटल इन्वर्जन क्या होता है। देखिए जब एयर, ठंडी एयर की बात करें, जब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है काफ़ी स्पीड से, तो जो भी रास्ते में वार्म एयर होगी वो ठंडी एयर की वजह से क्या होगा, हमने सीखा है कि जो वार्म एयर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, डेंसिटी कम, और अगर हल्की एयर होगी तो क्या होगी, हल्की एयर राइज करेगी। तो राइज करेगी तो बिकॉज ऑफ द हैवी मूवमेंट ऑफ द कोल्ड एयर, वार्म एयर राइजेस अबव द कोल्ड एयर। जब वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर राइज करेगी तो उस पॉइंट पे आप देख सकते हैं नीचे वाली एयर टेम्परेचर कम, ऊपर वाली एयर टेम्परेचर ज़्यादा। पहले भी हमने ये डिस्कस किया था वैली वाले केस में भी, टेम्परेचर यहाँ का तो कम है लेकिन यहाँ का ज़्यादा है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है ट्रोपोस्फेयर में कि टेम्परेचर्स जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं, यानी हाइट और टेम्परेचर्स का आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी इस पर्टिकुलर रीजन के लिए क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रंटल इन्वर्जन, राइट। तो ये फ्रंटल इन्वर्जन ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, ये फ्रंटल इन्वर्जन टेम्परेरी होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कंडीशंस चेंज होंगी, वेदर कंडीशन बदलेंगी, ये भी बदल जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, देखिए अभी हमने सीखा ये
डिटरमिन करता है प्रेसिपिटेशन और क्लाउड फॉर्मेशन को। फॉग देखा हमने, फॉग वॉज द गिवन फिनोमिना। उसके बाद एयर ड्रेनेज देखा, ठीक है, एयर ड्रेनेज भी फिनोमिना होता है जो कि फ्रॉस्ट को प्रिवेंट करता है, राइट। उसके बाद जो पॉल्यूटेंट्स हैं और जो स्मोक बनता है, स्मोक देखिए क्या होता है, अगर आप स्मोक की बात करेंगे तो स्मोक में अगर फॉग मिक्स होता है तो उसे स्मोक बोलते हैं, राइट। तो जो इन्वर्जन है उससे क्या होगा, एयर जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा एयर ठंडी, टेम्परेचर कम, डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा, और बॉटम साइड में सस्पेंड होकर रहेगी। और जितने पॉल्यूटेंट्स होंगे एयर के अंदर वो उतने ज़्यादा अर्थ सरफेस के पास आके मूव करेंगे और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि कई बार जो वार्म एयर है और जो कोल्ड एयर है वो इस तरह से मिक्स होती हैं कि टेम्परेचर्स मॉडरेट होते हैं और थोड़ा सा एयर की अपलिफ्टमेंट होती है, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट और स्मोक के फॉर्मेशन में लिमिटिंग होती है वो बेसिकली। एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज देखिए यहाँ देखिए ज़रा इस फिगर में टेम्परेचर इन्वर्जन, अगर टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता तो क्या होता, वार्म एयर, कूल एयर, कोल्ड एयर, और देखिए यहाँ से जैसे जैसे आप देखेंगे एयर गर्म होती जाएगी, ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। नॉर्मल कंडीशंस में क्या रहेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा, उसका टेम्परेचर कम और कम और कम, नॉर्मल फिनोमेना चलेगा और जो मूवमेंट होता है वो होता रहेगा। लेकिन जब भी इन्वर्जन कंडीशंस की बात आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, कूलर एयर के ऊपर वार्मर एंड देन कूलर। तो जो बेसिक मूवमेंट है जो नॉर्मल कंडीशन में होती है वर्टिकल, वो बेसिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, जिसकी वजह से वर्टिकल जो एयर मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि ये जो वर्टिकल विंड्स हैं ना ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट या हॉरिजॉन्टल किसी बॉडी की मूवमेंट के लिए, राइट। थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज, ठीक है, ये भी जो फिनोमिना है हम आगे चल के देखेंगे कि इनमें भी टेम्परेचर इन्वर्जन का रोल रहता है। टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, प्रेशर वेरिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज और बेसिक साइक्लोन्स बनते हैं, राइट। तो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है टेम्परेचर एज अ बेसिक के ऊपर। ज़रा ध्यान से वीडियो पॉज करके सभी लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर इससे सॉल्व कीजिए। कर लिया सभी ने? क्या बोल रहा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एट द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हायर एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज, व्हाट आर द रीजंस। देखिए हमने थोड़ी देर पहले बात सीखी थी, अगर ये इंडियन कोस्ट है लाइक दिस, तो यहाँ पे और यहाँ मेनलैंड में, इधर कहीं नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, और यहाँ कहीं वेस्टर्न घाट्स रीजन में और यहाँ के ईस्टर्न घाट्स रीजन में, क्योंकि ये सी है, सी में वाटर है, यहाँ भी क्या है, वाटर है, और यहाँ क्या है, लैंड। तो लैंड हीट अप फास्ट होगा और कोल्ड भी फास्ट होगा, वेर एज वाटर के अंदर मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर बहुत स्लो होता है, राइज और फॉल, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस मॉडरेट राइज एंड मॉडरेट फॉल, ये जो सी है यहाँ के और यहाँ के प्रेशर्स में डिफरेंस होगा, राइट। और डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से कुछ हवाएं चलेंगी जिसे हम सी ब्रीज बोलेंगे, आगे चल के हम देखेंगे, और यहाँ से भी कुछ हवाएं चलेंगी और वो इस पूरे रीजन के सीजन को और वेदर को क्या कर देंगे, मॉडरेट कर देंगे। तो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, राइट। तो क्या बोल रहा है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एट द इंटीरियर, यानी कि ये इज हायर एज कंपेयर टू द कोस्टल एरियाज। यहाँ पे अगर हम दिल्ली रीजन की बात करें तो विंटर भी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं, कई बार जीरो पे भी चले जाता है। और समर्स की बात करें तो समर्स में भी टेम्परेचर अच्छे खासे रहते हैं, 45 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। जबकि कोस्टल एरियाज़ में देखें, पुणे रीजन की बात करें, ये नासिक रीजन की बात करें, या यहाँ पे अगर हम उड़ीसा की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे वाइजैग, विशाखापट्टनम वगैरह में टेम्परेचर्स बहुत नॉर्मल रहते हैं, ठीक, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग सी इन्फ्लुएंस, राइट। और मॉडरेटिंग सी इन्फ्लुएंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लैंड और वाटर है उसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसकी वजह से, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वाटर को गर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठंडा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लैंड की कम होती है, राइट। तो थर्मल डिफरेंस बिल्कुल सही बात है, पहला तो सही है, यानी ये गलत हो गया। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड्स बिटवीन लैंड एंड वाटर, इसको थोड़ी कह सकते हैं भाई, वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है, क्या पानी बहुत नीचे है, क्या किलोमीटर्स नीचे है सी लेवल और लैंड लेवल, ऐसा तो नहीं है ना, कुछ मीटर्स का फर्क है, बट इतना भी नहीं है कि वो लैंड एंड वाटर के ऑल्टीट्यूड्स के वेरिएशन इतना ज़्यादा आ जाए कि हमारे उसमें, हाँ, जो कोस्टल और मेन लैंड है उसके अंदर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स इफेक्ट करने लग जाए ना, बिल्कुल ही इलॉजिकल है। अगर आपको नहीं भी आता तो लॉजिक से आप ऐसे किल कर सकते हैं, राइट। तो ये भी चले गए ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, भाई विंड्स तो हम आगे चल के भी पढ़ेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्लीज आएंगी, यहाँ से हम देखेंगे ईस्टर्लीज आएंगी, तो विंड्स तो कोस्टल एरिया में आती है ना भाई, मानसून भी तो लेके आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून भी ऐसे ही आएगा, दो पार्ट्स होंगे, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी तो आएगा, तो विंड्स हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कोस्टल एरिया में, इंटीरियर्स में तो नहीं होंगी। तीसरा भी हटा दीजिए,
ये भी चला गया। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर कंपेयर टू द कोस्ट, फिर से वही बात, अगर विंड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोस्टल एरियाज़ में हैं और कोस्टल सी से लैंड की तरफ है तो इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड कैसे हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। विंड्स हम अगर विंड स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हैं तो यहीं पे ज़्यादा रेन्स होंगी, यहीं पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होंगी। क्यों होगा हम नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये समझ के चलिए कि ये जो हैवी रेन्स हैं इंटीरियर की जगह कोस्टल एरिया में होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स कोस्टल में ज़्यादा होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हमारा आंसर हो गया, राइट।